जिस थाने में तलाकशुदा पत्नी थी इंस्पेक्टर, उसी के सामने जूते पॉलिश करता मिला गरीब पति। आगे जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। दोस्तों, सुबह के ठीक 9:30 बजे थे जब कोतवाली सदर थाना अपने रोजमर्रा के शोर में डूबा हुआ था। सिपाहियों की आवाजें, बाइक की घरघराहट, फरियादियों की भीड़, और उसी भीड़ के किनारे, ठीक फाटक से सटे पेड़ के नीचे, रमेश कुमार अपने लकड़ी के बक्से पर बैठा जूते पॉलिश कर रहा था। सिर झुका हुआ, आंखें जमीन पर, जैसे उसे पहले से पता हो कि ऊपर देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऊपर सिर्फ वही दुनिया थी जिसने उसे यहां तक पहुंचा दिया था। रमेश पिछले 3 महीने से यही बैठता था, बिना किसी लिखित इजाजत के, बस एक मौन समझौते के भरोसे कि वह किसी का रास्ता नहीं रोकेगा, किसी से बहस नहीं करेगा, और हर बार सिपाही की नजर पड़ते ही अपना सिर और ज्यादा झुका लेगा। उसके हाथ ब्रश की आदत में चल रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और था। आज किराया देना था, आज घर से चाय भी नहीं पी थी, और आज सुबह बेटे की याद कुछ ज्यादा ही आ रही थी, उस बेटे की जिसे वो हफ्तों से देख नहीं पाया था। तभी फाटक के भीतर एक हलचल हुई। एक सरकारी जीप आकर रुकी, सायरन नहीं बजा, ड्राइवर ने दरवाजा खोला और 2 सिपाही अपने आप सीधे खड़े हो गए। रमेश ने आदतन नजर उठाई, क्योंकि ऐसे मौकों पर ज्यादातर अफसरों के जूते अच्छे होते हैं, और अच्छे जूते मतलब ज्यादा पॉलिश। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन जूतों से ऊपर गई, उसके हाथ से ब्रश फिसल गया। खाकी वर्दी, कंधों पर 3 स्टार, सीधे सड़े हुए कदम, और फिर वह चेहरा। रमेश ने तुरंत नजरें नीचे कर ली, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो, जैसे ऊपर देखना उसकी औकात से बाहर की चीज हो। लेकिन पहचान हो चुकी थी, इतनी गहरी पहचान की आंखें बंद करने से भी मिटती नहीं। वह चेहरा कविता शर्मा का था, वही औरत जो कभी उसकी पत्नी थी और आज इसी थाने में सब इंस्पेक्टर बनकर तैनात थी। कविता भी रुकी, बहुत ज्यादा नहीं, बस उतना कि इंसान का दिमाग पहचान पूरी कर ले। उसकी नजर पहले बक्से पर गई, फिर झुके हुए कंधों पर, फिर उन हाथों पर जो ब्रश उठाने की कोशिश कर रहे थे और कांप रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया, और बिना एक पल और गवाए थाने के भीतर चली गई, जैसे नीचे बैठा आदमी कोई आम आदमी हो, जैसे उसका उससे कोई रिश्ता कभी रहा ही न हो। रमेश की सांस अटक गई। वो कुछ सेकंड तक वैसे ही बैठा रहा, ब्रश हाथ में, जूता सामने, लेकिन दिमाग सुन्न। फिर उसने जोर से ब्रश चलाना शुरू किया, जरूरत से ज्यादा जोर से, जैसे जूते नहीं, अपने भीतर जमा हुए डर को रगड़ रहा हो। और जब सामने खड़े आदमी ने पैसे थमाए तो उसने गिने भी नहीं, बस बक्से में डाल दिए। कुछ ही देर बाद एक सिपाही बाहर आया। तुम, उसने उंगली से रमेश की ओर इशारा किया। यहां आओ। रमेश का पेट सिकुड़ गया। क्यों साहब? आवाज अपने आप पतली हो गई। अंदर चलो, सिपाही ने कहा। मैडम बुला रही हैं। उसने बक्से की ओर देखा, फिर सिपाही की ओर। सिपाही ने सिर हिलाकर कहा, यहीं छोड़ो, और रमेश उठ खड़ा हुआ, घुटनों में हल्की सी लड़खड़ाहट के साथ, जैसे वह सिर्फ जमीन से नहीं, अपनी जगह से भी उठ रहा हो। थाने के भीतर की हवा बाहर से अलग थी, भारी, बंद और सवालों से भरी। उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां मेज के पीछे वही वर्दी बैठी थी, वही चेहरा, वही सख्ती। दीवार पर नियमों की सूची टंगी थी, मेज पर फाइलें, और बीच में वो खड़ा हुआ, बिना कुर्सी के। नाम? कविता ने बिना ऊपर देखे पूछा। रमेश कुमार, उसने जवाब दिया। कलम एक पल के लिए रुकी, फिर चल पड़ी। यहां बैठने की अनुमति है? आवाज सपाट थी। नहीं, रमेश ने कहा। फिर क्यों बैठे थे? उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, काम के लिए। कविता ने पहली बार नजर उठाई, सीधे उसकी ओर। वो नजर किसी पत्नी की नहीं थी, किसी अफसर की थी, तौलती हुई, जांचती हुई। और रमेश की आंखें अपने आप झुक गई,
क्योंकि उस नजर के सामने वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। आप जानते हैं, कविता ने कहा, थाने के सामने अतिक्रमण मना है। जानता हूं, उसने कहा। तो नियम क्यों तोड़ा? उसके पास कोई सफाई नहीं थी। पेट के लिए, उसने धीरे से कहा। कमरे में कुछ पल की खामोशी फैल गई, वही खामोशी जिसमें पुराने रिश्ते बिना आवाज किए गुजर जाते हैं। कविता ने फाइल बंद की, कुर्सी से हल्का सा पीछे हटी और रमेश को ऐसे देखा जैसे किसी केस को देखती हो, लेकिन उस नजर में कहीं बहुत भीतर कुछ और भी था। आज के लिए जा सकते हैं, उसने कहा, लेकिन दोबारा यहां बैठे मिले तो कार्रवाई होगी। रमेश ने सिर हिलाया। वो मुड़ा, दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही बाहर निकलने वाला था, कविता की आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी धीमी। रमेश। वो रुका। यहां मत बैठा करो, उसने कहा, बस इतना। वो बाहर आ गया। धूप वही थी, जमीन वही, बक्सा वही रखा था, लेकिन कुछ बदल चुका था। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। और वह बक्सा उठाने से पहले एक पल रुका, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वह सिर्फ थाने के सामने नहीं, अपने पूरे अतीत के सामने खड़ा है। उसने सिर उठाया और सामने वही चेहरा था जो कभी उसका अपना हुआ करता था, लेकिन इस बार वह चेहरा कागजों में नहीं, यादों में था। और यादों का कोई थाना नहीं होता जहां नियमों की तख्ती टंगी हो। वहां बस वही चलता है जो दिल ने सहा होता है। और रमेश उसी चेहरे को देखते देखते अचानक 7 साल पीछे चला गया, उस वक्त में जब कविता शर्मा इस तरह वर्दी में नहीं, बल्कि हल्के नीले सूट में उसके सामने बैठी थी और चाय में चीनी कम होने की शिकायत कर रही थी। उनकी शादी कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, न जोरदार प्रेम, न घर से भागना, बस 2 परिवारों की सहमति, एक साधारण सा मंडप। और रमेश की मां की आंखों में यह भरोसा कि लड़का ईमानदार है, बस हालात थोड़े कमजोर है। और कविता के पिता का यह विश्वास कि बेटी पढ़ी लिखी है, नौकरी कर लेगी, घर अपने आप चल जाएगा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि 2 लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं, सपनों की दिशा होती है। शुरुआती दिन ठीक थे। रमेश सुबह एक प्राइवेट गोदाम में नौकरी पर जाता, शाम को लौटकर सब्जी लाता। कविता बीएड की तैयारी करती और रात को छत पर बैठकर भविष्य की बातें होती। कविता कहती थी कि वह पुलिस में जाना चाहती है, वर्दी पहनना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। और रमेश हर बार हंसकर कहता था, तू बनेगी, मैं हूं ना। लेकिन उसके मैं हूं में हौसला ज्यादा था, ताकत कम। धीरे धीरे जिंदगी ने अपने सवाल दिखाने शुरू किए। गोदाम की नौकरी छूटी, नई नौकरी मिली लेकिन कम पैसे में, फिर वो भी चली गई। किराया बढ़ गया, कविता की तैयारी का खर्च बढ़ गया और घर में बातें अब सपनों की नहीं, हिसाब किताब की होने लगी। कविता थकने लगी थी, सिर्फ काम से नहीं, इंतजार से। और रमेश हर दिन ये साबित करने की कोशिश करता कि हालात अस्थायी हैं, लेकिन हालात उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। पहला बड़ा झगड़ा तब हुआ जब कविता का प्रीलिम्स निकल गया। रमेश खुश था, लेकिन उसकी खुशी में एक डर भी था, अब खर्च और बढ़ेगा। और कविता को लगा कि उसकी सफलता में भी रमेश की आंखें चिंता ढूंढ रही हैं। उसी दिन पहली बार कविता ने कहा था, तुम्हें मेरे आगे बढ़ने से दिक्कत है। और रमेश ने पहली बार महसूस किया था कि जवाब देने के लिए उसके पास शब्द नहीं, सिर्फ मजबूरियां है। दिन बीतते गए, कविता की तैयारी आगे बढ़ती गई, रमेश की जिंदगी पीछे छूटती गई। घर में बातचीत कम होती गई, शिकायतें बढ़ती गई, और जो बातें पहले धीरे कही जाती थी अब सीधी कही जाने लगी। कविता को लगने लगा कि रमेश उसकी उड़ान में बोझ है, और रमेश को लगने लगा कि कविता अब उसे साथ नहीं, रास्ते की रुकावट समझने लगी है। जब कविता का चयन हुआ और उसे सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए बुलावा आया, उस दिन घर में मिठाई आई थी, पड़ोसी बधाई देने आए थे। लेकिन उसी रात पहली बार कविता ने साफ कहा था, मैं इस तरह नहीं जी सकती। और रमेश ने पहली बार यह स्वीकार किया था कि वह चाहकर भी उसे वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। तलाक का फैसला किसी एक दिन में नहीं हुआ।
वो कई महीनों की चुप्पियों, कई अधूरी बहसों और कई रातों की नींदहीनता के बाद आया। कोर्ट में जब दोनों आमने सामने बैठे थे, रमेश ने आखिरी बार कविता से कहा था, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। और कविता ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया था, मुझे बुरा नहीं, बेहतर चाहिए था। और वही वाक्य रमेश के भीतर कहीं स्थायी होकर रह गया था। तलाक के बाद रमेश शहर बदलता रहा, काम बदलता रहा और हर बदलाव के साथ थोड़ा थोड़ा टूटता रहा। उसने कभी कविता के बारे में बुरा नहीं कहा, कभी किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि हार उसकी है और हारने वाले अक्सर चुप रहते हैं। और अब सालों बाद वही कविता उसी के सामने इंस्पेक्टर बनकर खड़ी थी। वर्तमान में लौटते हुए रमेश ने महसूस किया कि उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं और थाने के बाहर खड़ा होकर वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे वहां से जाना चाहिए या फिर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि नियम अब उसे पता थे और नजरें भी। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, थाने से दूर, बिना पीछे देखे, क्योंकि कुछ रिश्तों को पीछे मुड़कर देखने से वे फिर सामने आ खड़े होते हैं। उधर थाने के भीतर कविता अपनी कुर्सी पर बैठी थी। फाइलें वही थी, काम वही, लेकिन दिमाग कहीं और था। उसने खुद से यह सवाल नहीं किया कि रमेश यहां कैसे पहुंचा, बल्कि यह पूछा कि वह वहां तक क्यों पहुंचा। और यह सवाल किसी केस का नहीं था, यह उसके अपने फैसलों का था, जिन पर उसने कभी दोबारा नजर नहीं डाली थी। कविता ने खिड़की से बाहर देखा। वो आदमी अब वहां नहीं बैठा था और पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि कुछ चीजें नियमों से हटकर भी देखी जाती हैं। कविता ने फाइल बंद की और पहली बार उसे इंसान की तरह देखा। लेकिन इंसान की तरह देख लेना और इंसान के लिए कुछ कर पाना, इन दोनों के बीच पूरा सिस्टम खड़ा होता है और कविता उसी सिस्टम का हिस्सा थी। वर्दी पहने, नियमों से बंधी हुई, इसलिए उसने फाइल बंद तो कर दी, मगर मन खुल नहीं पाया। और उधर रमेश थाने से निकलकर सड़क पर चलता रहा, बिना ये समझे कि उसके भीतर जो बोझ था वह थाने में रह गया है या उसके साथ ही चला आया है। थाने से कुछ दूर जाकर रमेश रुका, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, बक्सा जमीन पर रखा और लंबी सांस ली, जैसे बहुत देर से सांस रोक रखी हो, क्योंकि अंदर जो हुआ था वह न तो पूरी सजा था और नहीं पूरी राहत। बस एक ऐसा अधूरा हिसाब था जिसने उसके भीतर पुरानी दरारें फिर से खोल दी थी। उसे याद आया कि तलाक के बाद उसने कितनी बार सोचा था कि वो कभी कविता के सामने नहीं आएगा, कभी उस वक्त की यादों को छेड़ेगा नहीं। लेकिन जिंदगी ने उसे उस थाने के सामने ला बिठाया जहां हर रोज उसका अतीत वर्दी पहनकर ड्यूटी पर आता था। तलाक के बाद रमेश ने सबसे पहले अपनी नौकरी खोई थी, फिर कमरा, फिर शहर, और हर बार जब वह सोचता था कि इससे नीचे अब कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी उसे थोड़ा और नीचे दिखा देती थी। उसने मजदूरी की, ढाबे में बर्तन धोए, निर्माण स्थल पर ईंटें उठाई, लेकिन शरीर ने साथ छोड़ दिया और काम छूटते गए, जैसे हालात ने तय कर लिया हो कि उसे टिकने नहीं देना। और आखिरकार वही काम बचा जिसमें बैठकर झुकना पड़ता है, जूते पॉलिश करना। जूते पॉलिश करते हुए उसने बहुत कुछ सीखा था, किस तरह लोग ऊपर से नीचे देखते हैं, किस तरह कुछ लोग बात भी नहीं करते, और किस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे देते हुए भी एहसान जता देते हैं। उसने ये भी सीखा था कि पुलिस थाने के सामने बैठना जोखिम भरा है, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा ग्राहक मिलते हैं और भूख जोखिम से ज्यादा तेज होती है। उधर थाने के भीतर कविता का मन काम में नहीं लग रहा था। वो वही फाइलें देख रही थी, वही रजिस्टर पलट रही थी, लेकिन हर नाम के पीछे उसे रमेश का नाम दिख रहा था। हर सवाल के पीछे वही जवाब, पेट के लिए। और उसे अचानक ये समझ आने लगा कि रमेश की हालत किसी एक गलत फैसले का नतीजा नहीं थी, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे हार मानने वाले दिनों का जोड़ थी, जिनके बारे में वो कभी जानना ही नहीं चाहती थी। दोपहर होते होते थाने में नगर निगम की एक शिकायत आई, थाने के बाहर अतिक्रमण को लेकर, और उस शिकायत में साफ लिखा था कि जूते पॉलिश करने वाले और चाय वालों की वजह से थाने का गेट जाम रहता है। कविता ने शिकायत पढ़ी और उसे तुरंत समझ आ गया कि इसमें रमेश भी आएगा।
चाहे उसका नाम न लिखा हो, क्योंकि नियमों की नजर में चेहरे नहीं होते, सिर्फ जगह होती है। उसने सिपाही को बुलाया। बाहर कौन कौन बैठता है? उसने पूछा। 2-3 हैं, मैडम, सिपाही ने कहा। एक जूते पॉलिश वाला है, रोज का। कविता ने सिर हिलाया। सूची बनाओ, उसने कहा, और सबको नोटिस दो। ये कहते हुए उसकी आवाज सपाट थी, लेकिन भीतर कुछ कस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, यह किसी की रोजी पर सीधा वार है। और वह यह भी जानती थी कि अगर वह यह ना करे तो सवाल उस पर उठेंगे, क्योंकि सिस्टम में भावना नहीं, प्रक्रिया देखी जाती है। शाम को जब सिपाही बाहर नोटिस देने गया, रमेश वहां नहीं था। वह थोड़ी दूर पर बैठा था, सड़क के किनारे, क्योंकि सुबह की घटना के बाद उसने तय कर लिया था कि थाने के सामने नहीं बैठेगा, कम से कम आज तो नहीं। लेकिन नोटिस फिर भी उसे मिला, क्योंकि उसकी पहचान अब सिर्फ उस जगह से नहीं, उस काम से जुड़ी थी। ये क्या है? रमेश ने पूछा। नोटिस है, सिपाही ने कहा। यहां बैठना मना है। मैं तो वहां बैठा भी नहीं था, रमेश ने कहा। सिपाही ने कंधे उचका दिए। नाम आ गया है, उसने कहा। अब अंदर जाकर बात करो। रमेश को लगा जैसे सुबह की कहानी फिर से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अब यह मुलाकात पहचान की नहीं, कार्रवाई की थी। थाने के भीतर कविता के सामने वही कागज था, वही नाम और वही आदमी, लेकिन इस बार माहौल अलग था। अब वह किसी पुराने रिश्ते का नहीं, नियम का सामना कर रही थी। रमेश खड़ा था, पहले से ज्यादा थका हुआ, और कविता समझ रही थी कि आज अगर उसने सिर्फ इंस्पेक्टर की तरह फैसला किया तो शायद वह सही होगी, लेकिन अगर उसने सिर्फ इंसान की तरह सोचा तो शायद वह कमजोर कहलाएगी। ये नोटिस पढ़ा? कविता ने पूछा। पढ़ा, रमेश ने कहा। यहां बैठना बंद करना होगा। मैं बैठा भी नहीं था, रमेश ने कहा, आवाज में कोई शिकायत नहीं, बस थकान। नाम आया है, कविता ने कहा, और नाम आया है तो कार्रवाई होगी। रमेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर यहां नहीं बैठूंगा तो कहां बैठूं? यह सवाल नियमों में नहीं था। कमरे में सन्नाटा भर गया। कविता ने पहली बार महसूस किया कि यह मामला चालान या नोटिस का नहीं है, यह उस खाई का है जहां एक तरफ ओहदा है और दूसरी तरफ इंसान, और बीच में वही लोग गिरते हैं जिनके पास बचने की जगह नहीं होती। उसने कागज मेज पर रखा, रमेश की ओर देखा, और उस पल उसे यह साफ दिख गया कि उसके सामने कोई अपराधी नहीं खड़ा है, बल्कि हालात की सजा काटता एक आदमी खड़ा है। वो इंस्पेक्टर थी, और उसके सामने उसका अतीत खड़ा था। कविता की कुर्सी थोड़ी पीछे सरकी, जैसे शरीर नहीं, सोच को जगह चाहिए हो, क्योंकि सामने खड़ा रमेश कोई केस नहीं था, न कोई फाइल नंबर, न कोई आंकड़ा, बल्कि वह आदमी था जिसके साथ उसने कभी एक ही कमरे में सपने देखे थे, और आज उसी आदमी की जिंदगी एक नोटिस के नीचे दबकर कांप रही थी। और ये टकराव इतना सीधा था कि उससे नजरें चुराना भी अब एक तरह का फैसला बन चुका था। रमेश, कविता ने कहा, पहली बार नाम लेते हुए बिना ओहदे की कठोरता के, तुम समझते हो ना, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और ये कहते हुए उसने पहली बार महसूस किया कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं देती, कभी कभी वो सबसे भारी जंजीर भी बन जाती है। रमेश ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। उसने ये बात बहुत पहले समझ ली थी कि जिनके पास नियम होते हैं उनके पास विकल्प कम होते हैं, और जिनके पास विकल्प नहीं होते उनके पास नियम भी नहीं होते। इसलिए उसने कोई बहस नहीं की, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं की, बस इतना कहा, मैं जानता हूं। और उस एक वाक्य में उसकी पूरी हार छुपी हुई थी। कविता ने मेज पर रखे कागजों को फिर से देखा, वही शब्द, वही धाराएं, वही नियम, जो हर रोज किसी न किसी के हिस्से में सख्ती बनकर गिरते थे, और आज वही सख्ती उसके अपने अतीत से टकरा रही थी। उसने खुद से पूछा कि क्या वह इस नोटिस को आगे बढ़ा दे, सिस्टम के मुताबिक, ताकि कोई सवाल न उठे, या फिर उसे यही रोक दे, इंसान बनकर, ये जानते हुए कि कल कोई उंगली उस पर भी उठ सकती है।
तुम कहाँ रहते हो? उसने अचानक पूछा। रमेश थोड़ा चौंका, क्योंकि यह सवाल नोटिस का हिस्सा नहीं था। फिर बोला, रेलवे लाइन के पास, एक कमरे में, किराए पर। कितना किराया? 2000। काम रोज मिल जाता है? नहीं, उसने सच कहा, क्योंकि झूठ बोलने की ताकत उसके पास कभी नहीं रही। कविता की उंगलियां मेज पर हल्की हल्की थपथपाने लगी, जैसे वो किसी और से नहीं, खुद से बात कर रही हो। और फिर उसने सिपाही को आवाज दी, रामू, जरा बाहर जाओ। और दरवाजा बंद होते ही कमरे में एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसमें सिर्फ दो लोग नहीं, दो जिंदगियां आमने सामने बैठी थी। रमेश, उसने कहा, आवाज अब थोड़ी धीमी थी, अगर मैं आज तुम्हें छोड़ भी दूं तो कल फिर कोई और नोटिस आ जाएगा। और ये कहते हुए उसने महसूस किया कि वो पहली बार अपने ओहदे के खिलाफ बोल रही है, क्योंकि ये बात किसी ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं लिखी होती। रमेश ने उसकी तरफ देखा, सीधे, बिना झुके, क्योंकि इस बार वो सिर्फ इंस्पेक्टर से नहीं, उस औरत से बात कर रहा था जिसे वो कभी जानता था। मुझे रोज छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, बस इतना बता दीजिए कि कहाँ बैठूं। और उस सवाल में कोई उम्मीद नहीं थी, बस दिशा की तलाश थी। कविता की आंखें एक पल के लिए बंद हुई। उसे याद आया कि कभी रमेश भी ऐसे ही उससे पूछता था, क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं? और तब भी उसके पास साफ जवाब नहीं होते थे, और शायद आज भी नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो पत्नी थी और आज इंस्पेक्टर, लेकिन सवाल वही थे और जवाबों की कमी भी वही। उसने गहरी सांस ली। देखो, उसने कहा, थाने के सामने नहीं बैठ सकते। फिर थोड़ा रुककर जोड़ा, लेकिन बस स्टैंड की तरफ जो पुरानी दुकानें हैं, वहां नगर निगम की लिस्ट में जूते पॉलिश वालों के लिए जगह चिन्हित है। और ये कहते हुए उसने कोई नियम नहीं तोड़ा था, बस नियमों के बीच से एक रास्ता निकाला था। रमेश ने पहली बार ठीक से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न शुक्रिया था, न सवाल, बस एक हल्की सी राहत थी, जैसे किसी ने गिरते हुए आदमी के सामने जमीन थोड़ी समतल कर दी हो। ठीक है, उसने कहा, और उस एक शब्द में उसकी पूरी स्वीकार्यता थी। कविता ने नोटिस के कागज को उठाया, पलटा, और नीचे चेतावनी लिखकर हस्ताक्षर कर दिए, बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के, क्योंकि उसे पता था कि इंसानियत अक्सर चुपचाप ही काम करती है। उसने फाइल बंद की और कहा, आज जाओ। और इस बार उसकी आवाज में आदेश नहीं था। रमेश मुड़ा, दरवाजे की ओर बढ़ा, और इस बार उसके कदम थोड़े स्थिर थे, जैसे अंदर जो कुछ हुआ था उसने उसे पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा संभाल दिया हो। और जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, कविता की आवाज फिर आई, बहुत साधारण, बहुत मानवीय, रमेश। वो रुका। ख्याल रखना, उसने कहा। कोई और शब्द नहीं, कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस इतना। वो बाहर निकल गया और कविता कुर्सी पर बैठी रह गई, ये सोचते हुए कि उसने आज क्या किया, अपने ओहदे के साथ न्याय किया या अपने इंसान होने के साथ। और उसे एहसास हुआ कि इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं होता, बस उसका बोझ होता है जिसे इंसान रोज अपने साथ घर ले जाता है। शाम ढलने लगी थी। थाने के बाहर भीड़ कम हो रही थी, और कविता ने खिड़की से देखा कि रमेश सड़क पार कर रहा है, बक्सा कंधे पर, चाल में वही पुरानी थकान, लेकिन आज उसमें थोड़ी दिशा थी। और उस दृश्य ने उसके भीतर कहीं बहुत धीरे से कुछ तोड़ दिया, बिना आवाज किए। उसने फाइलें समेटी, लाइट बंद की, और थाने से बाहर निकली, वही वर्दी, वही रुतबा, लेकिन भीतर एक ऐसा सवाल लेकर जो ड्यूटी खत्म होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। कविता ने कागज पर दस्तखत किए, और रमेश की जिंदगी का रास्ता बदल गया। रास्ता बदला था, मंजिल नहीं, लेकिन कभी कभी इंसान को बस इतना चाहिए होता है कि उसे भरोसा हो जाए कि वो पूरी तरह गलत दिशा में नहीं चल रहा। रमेश उस शाम बस स्टैंड की तरफ जाते हुए यही महसूस कर रहा था कि आज पहली बार किसी ने उसे भगाया नहीं, बल्कि चलने की जगह बताई है। और ये एहसान नहीं था, बस इंसानियत की एक हल्की सी छुअन थी।
बस स्टैंड के पास पुरानी दुकानों की कतार थी। उखड़ी दीवारें, आधे जाम शटर। कोने में बैठे जूते पॉलिश वालों ने सिर हिलाकर उसे जगह दे दी। रमेश ने बक्सा रखा, एक पल रुका और बैठ गया। पहली बार उसे ऐसा नहीं लगा कि वो किसी की नजर से छिप रहा है। शाम तक कुछ ग्राहक आ गए। किसी ने ठीक से पैसे दिए, किसी ने बिना देखे। मगर आज रमेश के भीतर एक ठहराव था। रात को कमरे लौटते वक्त उसके कदमों में रोज की लड़खड़ाहट नहीं थी। उधर कविता घर पहुंची। वर्दी उतारकर आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन आज थकान ड्यूटी की नहीं, फैसले की थी। उसे समझ आया कि उसने रमेश की मदद नहीं की, बस उसे टूटने से रोका था। रात भर वही सवाल उसके मन में घूमता रहा, अगर यहां नहीं बैठूंगा तो कहां बैठूं? और उसे एहसास हुआ कि यह सवाल सिर्फ रमेश का नहीं, बल्कि उन सबका है जिनके पास अदालत नहीं, सिर्फ सड़क होती है। अगले दिन थाने के सामने वह जगह खाली थी। नियम निभे थे, लेकिन किसी को कुचले बिना। ये सोचकर उसे सुकून मिला। दिन बीतने लगे। रमेश बस स्टैंड पर बैठने लगा। काम कम था, डर भी कम। एक हफ्ते बाद कविता की गाड़ी उधर से गुजरी। नजरें मिली। कोई इशारा नहीं हुआ, बस पहचान थी। दोनों अपने रास्ते चले गए। उस शाम रमेश ने सब्जी खरीदी और सोचा कि शायद अगले हफ्ते बेटे से मिल सके। कविता ने फाइलें समेटते हुए महसूस किया कि उसने किसी को अपने ओहदे से नहीं, अपने होने से देखा है। जिंदगी फिर चलने लगी। लोग आते जाते रहे, केस बनते रहे, नियम चलते रहे। लेकिन उस दिन के बाद जब भी कोई मजबूर आदमी दिखता, कविता की नजर ठहर जाती और रमेश को याद रहता कि कहीं न कहीं किसी ने उसे सिर्फ नीचे बैठा हुआ नहीं देखा था। और शायद इसी वजह से उस कहानी में कोई चीखा नहीं, कोई रोया नहीं, लेकिन जिसने महसूस किया उसने जान लिया। उस दिन इंसानियत चुपचाप खड़ी रही थी और बहुत धीरे धीरे रो पड़ी थी। दोस्तों, कुछ रिश्ते कागजों पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन हालात में जीते रहते हैं। और ये कहानी हमें यही बताती है कि इंसान की असली पहचान उसके ओहदे से नहीं, बल्कि उस पल से होती है जब उसके सामने कोई कमजोर खड़ा हो। क्योंकि नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं, लेकिन इंसानियत का फैसला हर किसी को खुद लेना पड़ता है। अब जरा खुद से पूछिए, अगर आपकी जगह कविता होती तो क्या आप भी सिर्फ नियम देखते या उस इंसान को भी देखते जो हालात से हार चुका है? और अगर आप रमेश होते तो क्या आप टूटकर चुप हो जाते या फिर नई जगह से फिर उठने की हिम्मत करते? कमेंट में सच्चे दिल से अपने विचार जरूर लिखिए। और अगर ये कहानी आपको कहीं भीतर छू गई हो तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए, इसे अपने आसपास के लोगों के लिए एक नजर बना लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल स्टोरी बाय एसके को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सच के करीब खड़ी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार को संभालिए, रिश्तों को संजो कर रखिए। जय हिंद, जय भारत।